स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की और सबसे पहले बात मायावती की, जिन्होंने बड़ा फैसला लिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फैसला लेते हुए एक बार फिर अपने भतीजे आकाश आनंद को बीजेपी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। आकाश आनंद को फिर से एक बार बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आकाश आनंद बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को बनाया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जब आकाश आनंद शामिल हुए, बुआ के पैर छुए, मायावती ने सर पर हाथ रखा था, उसके बाद से ही उम्मीद ये जताई जा रही थी, ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तभी से उम्मीद जताई जा रही थी कि आकाश आनंद को एक बार फिर से बीएसपी में यानी कि बसपा में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। और अब बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर आकाश आनंद का नाम सामने आ चुका है। हालांकि आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों के दौरान आकाश आनंद के एक विवादित बयान पर कार्रवाई करते हुए मायावती ने आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था और कहा था कि जब तक मैच्योर नहीं हो जाते हैं आकाश आनंद, तब तक उन्हें कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, तब तक उन पर कोई भी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। लेकिन अब जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है और हार की समीक्षा मायावती कर रही हैं, चूंकि इस बार बीएसपी का सुपड़ा साफ उत्तर प्रदेश में हो चुका है, तब आकाश आनंद को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है मायावती की तरफ से। 7 मई को फैसला लिया गया था। अब 1 महीने में हर्षवर्धन जी क्या बदल गया कि आकाश आनंद जो कि मैच्योर थे, अब इमीडिएटली मैच्योर हो गए हैं और फिर उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। देखिए, वो निर्णय मायावती का इमैच्योर निर्णय था। आकाश आनंद के आप बयान को लेकर कह सकते हैं कि कुछ बयान ऐसे थे जो शायद नहीं देने चाहिए थे, लेकिन उसको लेकर आप सीधे सीधे आप जिम्मेदारी से हटा दें, कह दें कि उत्तर प्रदेश में तुम नजर नहीं आना। और जबकि परिणाम भले चाहे जो हो, राजस्थान विधानसभा चुनाव के समय आकाश आनंद ने बड़ी मेहनत की, बाकायदा यात्रा निकाली। अभी जिस तरह से पार्टी का मोराल सबसे निचले स्तर पर है, मतलब मायावती तो कहीं दिखती ही नहीं, एकदम से गायब रही, उनके ऊपर बीजेपी की बी टीम का ठप्पा लगा रहा। यही वजह रही कि उत्तर प्रदेश में उनका जो मत प्रतिशत है वो एकदम से गायब हो गया। उनका जो अपना, जिसको पारंपरिक मतदाता समूह कहा जाता है, वो गायब हो गया। और वो गायब हुआ ये चिंता की बात नहीं है, वो गायब होकर उनके साथ गया जहां अकल्पनीय था। समाजवादी पार्टी के मतदाताओं के साथ वो मतदाता गया। बीएसपी के लिए ये बड़ी चिंता की बात है। और ऐसे में शायद उनको किसी ऐसे नेता की आवश्यकता है, या कहें कि निश्चित तौर पर आवश्यकता है, जो आकाश आनंद जैसा हो, जो आइडियोलॉजिकली बात कर रहा हो, साथ में नए जो लोग हैं, जो नए, एक तरह से कहें कि उनके जो वर्कर में नई एनर्जी जो डालनी है, उसको फूंकने के लिहाज से सही हो। तो मुझे लगता है कि अब जाकर बेहतर निर्णय लिया है। बीच में वो गलती की, उसका खामियाजा उनको मिल गया। अच्छा है, कोर्स करेक्शन समय से कर लिया है। तो क्या इससे रिवाइवल की संभावना है बीएसपी की, समीर जी, अगर हम बात करें तो? देखिए, मुझे लगता है कि इससे संभावना फिलहाल बहुत कम होगी। ठीक है, मायावती खुद प्रचार नहीं कर रही है, लेकिन मायावती को जो दुख था इस चुनाव परिणाम का, उनको ये दुख नहीं था कि मेरा एक भी सांसद जीत कर नहीं आया। मायावती को इस बात का बहुत दुख हुआ कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीत गई और बसपा का खाता भी नहीं खुला। और मुझे लगा जिस तरह के चुनाव के बीच में उन्होंने अपने भतीजे को, आकाश आनंद को पद से हटा दिया था और जिस तरीके से कहा था कि वो मैच्योर नहीं है, मुझे लग रहा है वो बसपा के कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आएगा। क्योंकि एक ही वो नेता थे जो लगातार प्रचार कर रहे थे, विपक्ष को घेर रहे थे, सरकार को घेर रहे थे, कांग्रेस पर हमला कर रहे थे, समाजवादी पार्टी पर हमला कर रहे थे, इधर योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला कर रहे थे। और एक कहा जा रहा था कि वो कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह का संचार कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि चुनाव के बीच में जिस तरीके से हटा दिया गया था, बसपा के कमिटेड वर्कर्स को ये अच्छा नहीं लगा। और जो जिस तरीके से बसपा का वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास शिफ्ट हो गया है, यह झटका मायावती को लगा। और मायावती को लगा कि अब अगर करेक्शन नहीं किया जाएगा तो इसका परिणाम और लंबा भुगतना पड़ेगा। मुझे लग रहा है मायावती ने यह देख के निर्णय लिया है। अब देखते हैं अखिलेश यादव के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फिर वह कैसे बसपा को खड़ा करने की कोशिश उत्तर प्रदेश के अंदर करते हैं। फिलहाल तो बसपा को बहुत तगड़ा झटका लगा है। और यह भी कहा जा रहा था कि मायावती ने जब अपने भतीजे को हटाया था तो सतीश चंद्र मिश्रा के साथ उनकी ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही थी कई निर्णय को लेकर, और वो खुद निर्णय ले रहे थे, जिसकी शिकायत सतीश चंद्र मिश्रा ने मायावती से की थी। और उसके बाद यह फैसला हुआ था। अब देखना होगा कि आकाश आनंद क्या उसी तरीके से चुनाव प्रचार अभियान शुरू करते हैं, क्या उपचुनाव के अंदर करेंगे, क्या संगठन के लिए वो उसी तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरते हैं कि उनके ऊपर एफआईआर करने की नौबत आ गई थी। तो अब उनको कितना फ्री हैंड दिया जाता है,
क्या वो इस बार फूक कर कदम रखते हैं जैसा मायावती चाहेगी उसी तरह से चुनाव प्रचार अभियान करेंगे, या फ्रीली करेंगे? मायावती ने फ्री एंट्री दिया, ये देखना बाकी होगा। लेकिन यह तय था कि उनकी वापसी होगी, लेकिन इतनी जल्दी होगी ये भी नहीं मालूम था कि इतनी तुरंत मायावती उन्हें जिम्मेदारी दे देगी। और मायावती ने अभी जिम्मेदारी दी, हो सकता है 15 दिन बाद फिर मायावती इनसे जिम्मेदारी वापस ले ले। बसपा तो मायावती के इशारों पर ही चलती है। अब कब तक वो बने रहेंगे, वो किस तरीके से काम करेंगे बसपा के अंदर, ये देखना अभी बाकी होगा। मायावती का फोकस ये है कि जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें पार्टी का रिवाइवल प्लान खोजा जाए। जो वोट शेयर उनके हाथों से छूटा है, जो उनका वोट प्रतिशत कम हुआ है, उसे कहीं ना कहीं फिर से पाने की कोशिश मायावती करेंगी। और उनका वो बयान राहुल जी याद कर लेना चाहिए जो लोकसभा चुनाव के परिणामों के तुरंत बाद मायावती ने दिया था मुसलमानों को लेकर, कि सोचना पड़ेगा इस बार टिकट देने के लिए कि उन्हें टिकट दिया जाए या ना दिया जाए। देखिए, मायावती का वोट बैंक जो है बड़ी बुरी तरह फिसला है। अगर आप 2014 से देखेंगे तो लगभग 19.77% वोट बैंक था, और अब वो उत्तर प्रदेश में 10 कुछ हो गया। और यही नहीं है, मजेदार बात यह है कि मायावती ने इस बार नए प्रयोग करने की भी कोशिश की थी। उन्होंने ये भी कोशिश की थी कि वो मुस्लिम समुदाय, जाटव समुदाय और एक और कोई जाति मिलाकर एक और नया कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की, वो भी फेल हो गया। अगर आप नगीना का चुनाव देखें तो जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी के नेता जीते, तो उससे भी ये प्रूव हुआ कि उनका किस तरह से जो नॉन जाटव वोट था पूरी तरह से किस तरह से खिसक गया है। तो ये सारा मायावती के लिए बहुत ही, ये चुनाव जो था बहुत मतलब बहुत खराब खबरें लेके आया, और ऐसा कुछ हो जाएगा कि अचानक वो रिवाइव होना शुरू होगा, ये बड़ा मुश्किल है। ये और संभावना है कि जाटव वोट जो है वो भी कहीं धीरे धीरे ना खिसक जाए। तो मायावती को कोई नई स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि ये मायावती का ये जो फैसला है तुरंत चुनाव मतलब 1 महीने में बदलाव का, कि दोबारा उनको आकाश आनंद को लेके आए, मेरे ख्याल से ये भी उस सोच का ही हिस्सा होगा कि मायावती को ये लगा कि उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो काम नहीं कर रही है। तो नए ब्लड या नया चेहरा जो, या युवा चेहरा जो है वो कुछ अगर बीएसपी में चेंजेस ला सके तो वो बहुत बेहतरीन होगा। ये कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद मंथन लगातार जारी है। बीएसपी मंथन कर रही है क्योंकि बीएसपी का तो सुपड़ा साफ हो गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगातार मंथन कर रही है क्योंकि इस बार बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी है, एनडीए दूसरा यहां पर संगठन बना है। साइकिल जो है वो ज्यादा सीटों पर दौड़ती हुई नजर आई, इसीलिए लगातार मंथनों का दौर जारी है। भीतरघात की खबरें सामने आ रही हैं कि कैंडिडेट्स को सपोर्ट नहीं मिला जो रीजनल संगठन है उसका। और ऐसी ही तस्वीर एक मुजफ्फरनगर से निकलकर सामने आई है जहां संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच की जो दरार है, जो तकरार है, वो अब खुलकर सामने आ चुकी है। मामला गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच चुका है। बाकायदा संजीव बालियान ने एक चिट्ठी लिखी है अमित शाह को और ये कहा है कि जो भी आरोप संगीत सोम ने संजीव बालियान पर लगाए हैं उन आरोपों की सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि वो सारे के सारे आरोप सरासर गलत हैं। आपको याद दिला दें कि 11 जून को बाकायदा एक प्रेस वार्ता के दौरान संगीत सोम और उनके समर्थकों ने एक लेटर पैड पर कुछ आरोप जारी किए थे और वो आरोप लगाए गए थे संजीव बालियान पर। भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप संजीव बालियान पर लगाए गए थे, जिस पर रिएक्ट करते हुए संजीव बालियान ने ये कहा है कि जितने भी आरोप हैं ये सारे के सारे गलत हैं, ये सारे के सारे निराधार हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। अगर फिर भी ऐसा लगता है तो इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये संजीव बालियान ने चिट्ठी जो लिखी हम आपको दिखा भी रहे हैं। अमित शाह को चिट्ठी भेजी और वो ये चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच अब इस पूरे मामले में होनी चाहिए। लेकिन मुजफ्फरनगर की जो दरार थी जिसे कोशिश की गई ये कहने की संगीत जी की सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ सही है, संगीत सोम और संजीव बालियान जो है वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावों के ठीक बाद इसका पटाक्षेप हो गया, संगीत सोम खुलकर आ गए, चिट्ठी जारी कर दी गई और अब गृह मंत्री को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। देखिए, यदि सब कुछ ठीक हुआ होता तो ऐसा होता नहीं, और सब कुछ ठीक रहा होता तो चुनाव के परिणाम भी ऐसे नहीं आते। सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिसे कहते हैं यदुवंश का जैसे नाश हुआ था, भारतीय जन एक दूसरे को ही मार काट करके उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने आप को एक दूसरे को निपटाने में पूरी भारतीय जनता पार्टी को निपट गया। दुर्भाग्य यह है कि जब कैंप बन जाता है तो लोग कैंप के हो जाते हैं। वो किसी द्रोण के शिष्य अर्जुन होंगे तो कोई परशुराम शिष्य होगा, कोई किसी और का शिष्य होगा। भारतीय जनता पार्टी का वो शिष्य नहीं बना नहीं रहता है। आज ये स्थिति नौबत आई कि संजीव बालियान और संगीत सोम दोनों एक दूसरे के खिलाफ पब्लिक डोमेन में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ और ज़्यादा गलत हो नहीं सकता और भारतीय जनता पार्टी का
जो राष्ट्रीय नेतृत्व है और जो 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 प्रदेश नेतृत्व है, दोनों को इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और दोनों के खिलाफ की जानी चाहिए कार्रवाई। ठीक है कि राजनीति में एक दूसरे को खींचतान चलते रहती है, ऐसा नहीं है कि इसे भारतीय जनता पार्टी में होती है और कांग्रेस में नहीं होती है। आप हरियाणा चले जाएं तो आपको कुमारी सैलजा, कई कैंप आपको मिल जाएंगे, लेकिन इन कैंप ने ही कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश किया। यदि भारतीय जनता पार्टी में भी यदि कैंप बन जाएंगे और कैंप इस स्तर पर हो जाएंगे कि वो दो एक दूसरे को ही निपटाने में लग जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी निपट जाएगी। ये इस चुनाव का सबसे बड़ा जो बुरी तस्वीर निकल कर आई है वो यही आई है। एक नहीं, ऐसे कम से कम 40-50 कंस्टिट्यूएंसी हैं जहां पर हम लोग जैसे एक छोटे व्यक्ति को जब पता लग रहा है कि यहाँ पर इन्होंने इसको निपटाया, यहाँ पर इन्होंने इसको निपटाया, यहाँ पर ये निपटाया, यहाँ पर यदि ये जाते मान जाता, यह चीज़ें हो जाती, यहाँ ऐसे किया जाता तो ऐसे हो जाती। सामान्य कार्यकर्ता भी जो है वो टेलीफोन करके, कभी व्हाट्सएप पे मैसेज करके भेजता है। उनको लगता होगा कि ये आदमी तो टेलीविज़न पर आता है, इसकी तो बहुत गहरे तक कहीं ना कहीं जानकारी होगी, ये बता देगा, ये सोच करके बेचारे वो करते हैं। लेकिन उन्हीं की भाषा को हम आर्टिकुलेट करें तो सच्चाई तो यह है कि संघर्ष अपने अंदर है। सत्ता जब आती है तो संघर्ष अपने अंदर ज़्यादा पैदा होती है। पुराने कार्यकर्ताओं की और नए कार्यकर्ताओं का संघर्ष एक अलग नए तरीके का संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। जो आदमी कल तक किसी बसपा का था, परसों सपा का था, चारों ओर घूम घाम करके आकर के 25 साल 40 साल से बैठे हुए कार्यकर्ताओं का बाप आकर के बन जाता है, तो यही चीजें जो है वो रोष बन जाती है। कल के नए नए नौजुवक आकर के और फिर वो सर्टिफिकेट देना शुरू करते हैं पुराने कार्यकर्ताओं को, ये काम नहीं कर रहे हैं। अरे कैसे काम करेगा, वो तो बैठ ही जाएगा। वो देख रहा है ना कि नया कबूतर आया है बाहर से उड़ते हुए आकर के हमारे घोंसले के आसपास आकर के, और मालिक बैठा हुआ है। संजीव बालियान और इनमें दो बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता, एक विधायक है, दूसरा सांसद है, मंत्री रहे हैं। एक जाट आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे राजपूत आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट। क्या राजपूतों का कोई एक बड़ा नेता नहीं हुआ जो जाकर के संजीव बालियान को संगीत सोम को समझाए कि नरेंद्र मोदी के लिए हम लड़ रहे हैं, हम किसी एक दूसरे को नहीं जिता रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी के लिए लड़ रहे हैं। क्या जब आप अपने आप को कहते हैं, आप जातीय अस्मिता के आप प्रतीक बन जाते हैं, चाहे वो जाट का भी नेता हो, या किसने जाकर के मेहनत किया। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, जो जाट अस्मिता के प्रतीक बने हुए थे, उन्होंने जाकर के जाटों को बीच में जाकर के कैसे हुआ कि जाट समुदाय जो 14 के बाद पूरे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, जिसने अजीत सिंह को हराया और उस विकट परिस्थिति में हराया जब अजीत सिंह जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े थे, तब जाकर के उनको पीटा मुजफ्फरनगर में, क्योंकि जाटों को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी उनकी बहु बेटियों की इज्जत बचाई है, और उन ताकतों से जो दंगे कर रहे थे उनके खिलाफ हमारी बहु बेटियों की इज्जत बताई है। वो वोट बैंक आपसे कैसे चिटक करके चला जाता है, इसको सोचने वाला कोई नहीं है। अब तो खुलकर सामने आ रहा है ना, अब तो चिट्ठियां पर चिट्ठियां सामने आ रही हैं, दोनों के बीच की तकरार, दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप अपने संगठन की लड़ाई को पब्लिक ले जाने का आपको अधिकार ही नहीं है। यदि केंद्रीय नेतृत्व कुछ नहीं करे, यदि राज्य का नेतृत्व नहीं करे, तब जाकर के बात समझ में आती है। लेकिन जब तक ये चीजें आप निपटा नहीं, मैं क्योंकि दिल्ली वाली खबर की चर्चा कर लेनी भी जरूरी है, आम जनता से जुड़ी हुई ये खबर है। लगातार दिल्ली के लोग परेशान हैं, जनता पानी के लिए त्राही मांग कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ सियासत परवान चढ़ रही है। आज आम आदमी पार्टी की डेलीगेशन ने दिल्ली के एलजी वी के सक्सेना से मुलाकात की। आप नेताओं ने एलजी से रिक्वेस्ट की है कि वो हरियाणा सरकार से दिल्ली को पानी देने को लेकर बात करें। दिल्ली के उपराज्यपाल आप सरकार के रवैये पर पहले ही सवाल उठा चुके हैं। उपराज्यपाल ने बिना नाम लिए अपने स्टेटमेंट में लिखा कि दिल्ली के नेता पानी के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, वो मामले का समाधान नहीं चाहते। वहीं दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हैं। उनका कहना है कि वो हरियाणा से दिल्ली के हक का पानी दिलाकर रहेंगी, लेकिन आतिशी जिस जंगपुरा इलाके में अनशन कर रही हैं, वहां के लोगों का कहना है कि वो सिर्फ कुछ घंटे के लिए आती हैं और ऐसे अनशन से पानी की समस्या का हल होने वाला नहीं है। ये अनशन से पानी का कैसे हल हो जाएगा, ये बताओ। क्योंकि ये अनशन में बैठी है तो पानी का समस्या कैसे हल होगी।
अरे यहाँ बैठा कौन है, कौन भी नहीं बैठा हुआ। ये तो अब रास्ता बंद करके हम पब्लिक को परेशान कर रखा है। 1 घंटे के लिए आती है, एसी चल रहे हैं, बैठ के चली जाती है, शाम को फिर 1 घंटे के लिए आएगी और चल देगी। इस तरह हमने नहीं देखा। अनशन का मतलब होता है कि रेगुलर बैठना। तो पटना सुबह जरा बाबूजी ने बोला कि सुबह आए, शाम को आए, शिफ्ट में काम हो रहा है और बाकी अपना क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अनशन में तो ये होता है कि लाइव सबके सामने बैठे रहो, दिखना चाहिए कि भाई अनशन में बैठी हुई है। तो सोचना ये पार्क में होना चाहिए था, ये जगह अनशन के लिए नहीं है। और जो अनशन करना हो तो हम कहते हैं अनशन करो, लेकिन जो जायज चीज पे तो करो। जब यहाँ पानी आ रहा है यहाँ क्यों करो, जिस जगह पानी नहीं आ रहा वहाँ करो। अब देखिए, लोगों को आपने सुन लिया, अनशन तो किया जा रहा है राहुल जी, और लोगों को सुनकर ये समझ में आ रहा है कि अब उन्हें सियासत नहीं, नेताओं के ड्रामेबाजी से नहीं, अब उन्हें एक्शन चाहिए, उन्हें सोल्यूशन चाहिए, पानी चाहिए। देखिए, लोगों की बातों से ये समझ आ रहा है, नौटंकी को हम आदमी को भी पता लग गया है। लोगों को ये समझ आ रहा है कि राजनीति कहाँ हो रही है और काम कहाँ हो रहा है, वो समझ आ रहा है उनकी बातों से। तो बिल्कुल साफ है कि लोग ये मानते हैं कि आपको जिस तरह से भी रिजॉल्व करना है आप करिए। वो मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, वो केंद्र सरकार के लिए भी बोल रहा हूँ और ये आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में उसके लिए भी बोल रहा हूँ। देखिए, ये सब जानते हैं कि समस्या है, ये भी सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, इन सब से पानी आता है। सबको पता है कैसे आता है, किस कनाल से आता है, किस तरह से वो 9 प्लांट हैं वो साफ करते हैं, यमुना में पानी कम है या कैसा प्रॉब्लम हो रही है, सब जानते हैं। लेकिन उसका सलूशन जो है वो केंद्र और यहाँ पर दिल्ली की सरकार को मिलकर ही करना है। और दिल्ली की सरकार को हरियाणा से बात करनी पड़ेगी, दिल्ली की सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से बात करनी पड़ेगी, दिल्ली की सरकार को हिमाचल से बात करनी पड़ेगी ताकि पानी आ सके। उसके अलावा कोई और सोर्स है नहीं दिल्ली के पानी का। और दिल्ली का जो एक और सोर्स था जिसमें वो, जिसे आप रैनी या कुएं बोलते हैं, जिससे वो ग्राउंड वाटर को निकालते थे, उसकी भी हालत अब पतली हो चुकी है, उसमें भी उतना पानी नहीं निकलता। तो समस्या जो बिल्कुल सामने है उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। अब ये रिजॉल्व होगी कैसे, क्योंकि एलजी से जाकर मुलाकात आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन कर रहा है। एलजी सवाल पूछ रहे हैं कि आपने 10 सालों तक क्या किया। कोई कोऑर्डिनेशन केंद्र और राज्य सरकार के बीच में हर्षवर्धन जी नजर नहीं आ रहा और इसीलिए उपाय होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। नहीं प्राची, मुझे लगता है कि ये कह के हम लोग इस निकम्मी सरकार को बचा रहे हैं। ये केंद्र और राज्य के बीच कोऑर्डिनेशन का मसला नहीं। क्या हम दूसरे किसी राज्य में ऐसी चर्चा करते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में अभी पानी की समस्या हो जाए तो क्या हम कहेंगे कि नहीं ऊपर से उत्तराखंड से पानी आया कि नहीं, इसकी हम बात करेंगे? क्या हम दूसरे किसी राज्य में पानी की समस्या होती है, प्रदूषण होता है, दूसरे किसी राज्य को दोषी ठहराते हैं? नहीं ठहराते हैं। ये नई परंपरा अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में आने से पहले शुरू की, राजनीति में आ गए तो कर रहे हैं। 2 बार प्रचंड बहुमत की, ठीक है, पहली बार तो उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था तो कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी। 3 बार के वो मुख्यमंत्री हो चुके हैं। एक ड्रामा और वो करते थे, एक झूठ बोलते थे कि एमसीडी नहीं मिला इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। अब एमसीडी भी उनके पास है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार और उनके सारे नेता, आप ध्यान से देखें, वो किस चीज में मास्टर हैं? वो उस्ताद हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के, वो उस्ताद हैं किसी भी चीज को दूसरे के ऊपर डाल देने में। न तो उन्हें हरियाणा से कम पानी मिल रहा है, न सर्वोच्च न्यायालय में अपनी दलीलें ढंग से रख पाए हैं। अगर उनका पक्ष मजबूत होता तो वहां गया होता। और न ही ये मसला केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय का। कोई बजट थोड़ी ना आना था कि केंद्र सरकार ने पैसा रोक के रखा हुआ। कौन सा समन्वय करना है? ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं। और अगर आप कहेंगे कि चूंकि राज्य जिस तरह का है उसमें, तो राज्य सरकार को वो काम पहले केंद्र से करना चाहिए था। अगर उनको लगता है कोई सेंट्रल इशू है पानी के बंटवारे का। और मैं तो आज अभय चौटाला का बयान सुन रहा था, बड़ा गजब का बयान दिया हुआ है। कहां तक अरविंद केजरीवाल की इस राजनीति का जो गंदा प्रभाव पड़ेगा। अभय चौटाला कह रहे हैं कि ये तो भाजपा की सरकार है हरियाणा की जो पानी दे रही है। मैं तो होता, मेरी सरकार होती तो मैं बिल्कुल पानी न देता। और पहले कहता था कि पहले पंजाब से हमें पानी दिलाओ तब हम देंगे। हम लोग एक दिन और चर्चा कर रहे थे इसी कहानी कुर्सी की में। एक मित्र हैं, उन्होंने भेजा, कहानी कुर्सी की देखते हुए भेजा कि पंजाब में भगवंत मान सरकार उसके अपने कोटे का जो पानी है उससे दोगुना पानी ले रही। ये ड्रामा नौटंकी करने वाली सरकार है। अपने सर से जिम्मेदारी उठा देना। और सचमुच क्या ये चिंता की बात नहीं है कि जिस मंत्री को पानी, पाइप, कहां कमी, कहां गड़बड़ी, ट्रीटमेंट प्लांट, समझौता, इस सब पे काम करना चाहिए था। पूरी आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप वहां बैठी और हंसी मजाक कर रही है और उसके बाद कहते हैं कि वही कर रहे हैं, ये सत्याग्रह वही कह रहे हैं कि सत्याग्रह करते हुए शकल दिख रहा है। ये लग रहा है पूरा नौटंकी करते हुए एक दूसरे से हंसी मजाक कहीं दिख रहा है, शकल पे दिख रहा है क्या? सत्याग्रह होता किसके? सत्याग्रह को मजाक बना दिया है। सत्याग्रह जो सत्य के आग्रह की बात होती है, आप किसी बात को लेकर खड़े होते हैं, सत्ता प्रतिष्ठान नहीं मान रहा, वहां आप खड़े होते हैं ना।
आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कल को कोई पुल गिर जाए और वहां का इंजीनियर वहीं पुल जहां गिरा है वहीं धरने पे बैठ जाए, कल कहीं पे कोई सड़क धंस जाए, वहां का जो इंजीनियर है वो धरने बैठ जाए, हम सत्याग्रह करेंगे, सड़क धंस गई, सड़क उठो, पुल उठ जाओ। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल तमाशा बना रखा है इस पार्टी ने। इस सत्याग्रह का कोई भी असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जनता सब देख रही है और सब जान रही है कि सत्याग्रह में सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं कि पानी मिल जाएगा दिल्ली की जनता को। बहरहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि बिहार में तेजस्वी यादव आखिर क्यों धमकी भरे लहजे में आ गए और क्यों कह रहे हैं कि प्रशासन दबाव में काम कर रहा है।